हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ द आईबीपीएस इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखे तो डू चेक आउट दोज वीडियोस एज इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एसओआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। The first question that we have is what is cryptocurrency? तो क्रिप्टो करेंसी एक टाइप की डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ये मार्केट डिपेंडेंट होता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे एक बिटकॉइन की वैल्यू 44 लाख है, पर यही वैल्यू सितंबर 23 में 22 लाख थी। All cryptocurrencies are digital currencies, but not all digital currencies are cryptocurrencies. Important point है, क्योंकि डिजिटल करेंसी एक वाइडर टर्म है। डिजिटल करेंसी तीन टाइप की हो सकती है। पहला तो क्रिप्टो करेंसी ही, जिसमें हम लोग क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं टू सिक्योर एंड वेरीफाई ट्रांजेक्शन। दूसरा है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड्स में यूज होती है, फिर ऑनलाइन गेमिंग एनवायरनमेंट में यूज होती है। एंड तीसरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी होती है, जो किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक इशू करता है। नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड फिजिकल करेंसी आपको पता ही है, तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिजिकल करेंसी जैसे पेपर बिल्स होते हैं, कॉइन्स हो गए, इट इज बैक्ड बाय अ गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट रेगुलेटेड और इशूड बाय एनी गवर्नमेंट और बैंक। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म में होती है। एंड सिक्योरिटी के पॉइंट से आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काफी सिक्योर होती है, क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब यूज करती है। वेयर एज फिजिकल करेंसी इज ससेप्टेबल टू थेफ्ट, चोरी हो सकता है, एंड ऑल्सो काउंटरफीटिंग, नकली नोट छपते हैं। तो एक ये सिक्योरिटी फीचर है, वो भी ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा refers टू लार्ज एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जिसको प्रोसेस करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन जैसे एनालिसिस, मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन करते हैं। अब इससे दिमाग में एक सवाल आता है कि फिर बिग डेटा और डेटा वेयरहाउस में क्या फर्क है? तो देखो, बिग डेटा में जिस डेटा के साथ हम डील करते हैं दैट इज वेरी वेरी ह्यूज। ऑन दी अदर हैंड, डेटा वेयरहाउस में हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशंस विद इन एन एंटरप्राइज। बिग डेटा स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को लेता है एज एन इनपुट, वेयर एज डेटा वेयर हाउस में हम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा देते हैं एज एन इनपुट। बिग डेटा में हम कोई एसक्यूएल क्वेरीज नहीं मार सकते टू फेच द डेटा, बट डेटा वेयर हाउस में हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस इन बैंक्स? तो फर्स्ट है इनक्रिप्शन। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इनक्रिप्टेड बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट। अब इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे अगर आपका कोई वेब सर्वर है, उससे ऐप सर्वर को इंफॉर्मेशन जा रही है, तो मतलब वो इन ट्रांजिट है जब वो ट्रैवल कर रही है। एट रेस्ट का क्या मतलब होता है कि डेटाबेस में जो भी टेबल्स है, उनमें जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कॉलम्स में स्टोर है, जैसे आधार नंबर स्टोर होगा आपकी कोई कस्टमर टेबल में, या फिर अकाउंट नंबर स्टोर होगा, तो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में नहीं, आपके डीबी में। सेकेंड है फायरवॉल। स्ट्रॉन्ग फायरवॉल और आईडीएस होना चाहिए इम्प्लीमेंटेड, सो दैट कोई भी अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक कर सके। थर्ड, रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग होनी चाहिए वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि किसी अटैकर को ये वल्नरेबिलिटी पता चले उससे पहले हम इसे मिटिगेट कर ले। चौथा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो करे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करे, फिशिंग मेल्स पर क्लिक ना करे। फिफ्थ, एक्सेस कंट्रोल। जिस एम्प्लॉय को जितनी जरूरत है काम करने के लिए सिर्फ उतना ही एक्सेस दो। सिक्स्थ, वेंडर सिक्योरिटी। बैंक्स में ना एम्प्लॉय के साथ वेंडर्स भी होते हैं। वेंडर्स कौन है? थर्ड पार्टी जिनको आपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया हुआ है। तो हमें ये चेक करना है कि वो लोग कोई बैंक की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की डिटेल बाहर तो नहीं स्टोर कर रहे उनके सर्वर्स पर।
सेवेंथ है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आईटी में है ना सॉक करके एक डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। आप लोग बैंक में जाओगे ना, अगर आपको सॉक डिपार्टमेंट मिल गया तो उसमें शिफ्ट होंगी। तो ये सॉक डिपार्टमेंट क्या करता है, ये मॉनिटर करता है सिस्टम को, पोटेंशियल थ्रेट्स को। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? लैंग्वेज दैट यूज ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज एंड दे आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। एंड व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसके अंदर डेटा मेंबर और फंक्शंस होते हैं। क्लास डिफाइन होती है ना जब, तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेमोरी एलोकेट होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। एनकैप्सुलेशन में जो वेरिएबल डेटा एक क्लास का होता है ना, दैट इज हिडन फ्रॉम अनदर क्लास। इसको एक एग्जांपल मैं ऐसे ले सकती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप बैंक ज्वाइन करोगे, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है। तो फाइनेंस वाले का डेटा आईटी वाला नहीं देख सकता, आईटी वाले का डेटा एचआर नहीं देख सकता। तो ऐसे एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास वाले नहीं देख सकते। दैट इज एनकैप्सुलेशन। सेकेंड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट पिलर होता है दैट अलाउ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास। तो एक्चुअली इनहेरिटेंस हेल्प करता है कोड रीयूज करने के लिए। थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? बहुत सारे फॉर्म्स। तो आप फंक्शन और ऑब्जेक्ट को जैसे यूज करना चाहते हो वो वैसे बिहेव करेगा। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जितनी जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देखते हैं तो आपको पता है कि वॉल्यूम अप बटन से वॉल्यूम बढ़ेगी, डाउन बटन से कम होगी, म्यूट करने से वॉल्यूम बंद हो जाएगी। पर आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता कि वॉल्यूम अप करने से क्यों वॉल्यूम बढ़ रही है, म्यूट करने से क्यों बंद हो रही है। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। सो दिस वॉज पार्ट 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दो यार, फ्री है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे।